आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई हैव अ वंडरफुल पैनल। ज़िंदगी में जब आप बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। इसमें कई चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली अपने अगले चैप्टर के लिए, अपनी अगली मंजिल के लिए आपको पीछे छोड़ना पड़ता है। कभी कभार ये फ़ैसले कुदरत आपके लिए लेती है, कभी कभार ये फ़ैसले आपको ख़ुद लेने पड़ते हैं। दोनों ही सूरतों में बड़े हिम्मत और हौसले के साथ अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ता है। किसी भी चीज़ से जब आपको उनसियत हो जाए, जब आप उससे मानूस हो जाएं, उसको छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे वो आपके फ़ायदे के लिए ही क्यों ना हो। हम अक्सर बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की, या जहाँ पे दो लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं लेकिन वो आपस में उनकी नहीं बन पा रही है, तो उस सिचुएशन में आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की हद तक मुहित नहीं है, सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं। यानी आपको लगता है कि आपको अपने काम में बहुत मज़ा आता है, आपको लगता है आपको अपना शहर, अपना मुल्क बहुत पसंद है, लेकिन इसके बावजूद आपको उसको पीछे छोड़कर कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप हिस्ट्री की तरफ देखें, आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने अपनी मोहब्बत, उनसियत, अपने लगाव के बावजूद चीज़ों को पीछे छोड़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह की कुर्बानियाँ अपनी ज़िंदगी में दी, जब बदतरीन अपोजिशन के मौके पे उन्होंने अपने बहुत ही प्यारे शहर, अपने आबाई शहर मक्का को छोड़कर मदीना की हिजरत की थी। और ये हमें दिखाता है, और उसके बाद हम आले रसूल को भी देखते हैं कि जब वो मदीना से मक्का और फिर मक्का के बाद करबला की तरफ उनका सफ़र रवाना हुआ था। ऐसे सफ़र आसान नहीं होते, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता, और उस वक्त आपको अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है, ये फ़ैसला लेने से पहले आपको किन चीज़ों को सोचना है। आइए चलें उसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर फ़राह खान मौजूद हैं, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फ़राह फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी रवैयों को समझते हैं। बहुत शुक्रिया अली आपकी भी आमद का। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अमारा खान, जो कि मुझे लगता है एक तरह से ये कहें ना कि लेटिंग गो एक्सपर्ट। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पीछे छोड़ा होगा, बट बीइंग एन आरजे व्हेन शी इज़ इंटरेक्टिंग विद पीपल, लोग या तो सफ़र में होते हैं, एक जगह से कूच कर रहे होते हैं दूसरी तरफ, या शोज़ में अक्सर क्योंकि आपके पास एक पर्दा होता है, आप आरजे को जब कॉल करते हैं तो आपको अपनी हकीकत या अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी, तो कई दफ़ा दिल की बात करना आसान होता है। तो आई एम श्योर शी हैज़ गॉटन सेवरल कॉल्स इन हर करियर जहाँ पे लोग इसी किस्म के जब प्रॉब्लम से निपट रहे हैं तो उन क्या महसूस कर रहे हैं वो इनसे शेयर करते होंगे। सबसे पहले अगर फ़राह से बात करूं, फ़राह, कुछ फ़ैसले लॉजिकली भी, फीलिंग्स वाइज भी हमें पता है कि हमारे लिए सही हैं, लेकिन अटैचमेंट्स आर ऑल्सो वेरी रियल। जो मैंने कहा कि मानूसियत, उनसियत बहुत रियल हैं। कितना वक्त लगता है लेट गो करने में, ट्रूली लेट गो करने में? और उसमें लोग बड़े एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, कोई शहर बदल देता है, कोई नौकरी बदल लेता है। कितना वक्त लगता है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए? Assalamu alaikum, Sidra. Thank you so much for having me over. It's always a pleasure. What a beautiful topic, Sidra. Letting go is not easy because ये तो वो वाली बात हो गई कि हम बोलें कि आपने एक इंसान में से रूह कब्ज कर ली है। हम human beings are meant to have emotions. Yes. अगर आप में जज्बात नहीं होंगे, एहसासात नहीं होंगे, तो फिर तो हम बिल्कुल डेड हुए ना। तो एग्जैक्टली द सेम वे अगर कोई भी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट हो रही है, अटैचमेंट लेवल आता कहाँ से सिद्रा? अटैचमेंट तभी से शुरू हो जाती है जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं और बोलने पे बाबा की आवाज़ पे टांग हिलती है और एक हाथ हिलता है। सो अटैचमेंट हमारा जो है ना, हमारे दिमाग और हमारी बॉडी का, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू से कि 6 महीने में जी यू कैन गेट ओवर इट, या 6 साल में यू कैन गेट ओवर इट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप कितने भी एक्सपीरियंसेस कर लीजिए, बार बार आप जितना भी ड्यूरेशन गुजार लीजिए, ये जितना भी अपने आप से लड़ लें, आप डिनायल में जरूर हैं, बट यू जस्ट डू नॉट गेट ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर फ्यू पीपल, एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक लेटिंग गो, अगर मैं सही समझ पाई हूँ फ़राह आपकी बात से, आपने कहा कि एक एक्सपीरियंस है ना, उसका एक मेमोरी फुटप्रिंट आपकी ज़ात पे, आपके जहन पे, आपके इमोशंस पे हमेशा रहने वाला है। लेकिन फिर आपने वो फ़ैसला किस वजह से लिया है, किस वजह से आपको लगता था कि उस जगह को छोड़ना या उस सिचुएशन को छोड़ना आपके लिए लाजिम था, वो रीज़न्स बहुत अहम हो जाते हैं। अली, आप क्या कहेंगे? आम तौर पे एक तासुर ये दिया जाता है कि मर्दों के लिए लेट गो करना, आगे बढ़ना आसान होता है, बिकॉज वी ट्राई टू पेंट अ मैन कि उसके इमोशंस नहीं होते, ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है? सिद्रा, मेरे ख्याल से तो दोनों के लिए मुश्किल होता है। आसान, क्योंकि ह्यूमन नेचर तो इतनी ज़्यादा
कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ख़वातीन जो है एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं, मर्द शायद कुछ कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो ये हो सकता है। आपने मिसाल दी रसूल की हमारे, आप हज़रत यूसुफ़ की मिसाल देख लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अगर नहीं छोड़ते, अगर उसी वाक़े को, कुएँ के वाक़े को अपनी ज़िंदगी में रखते तो क्या होता, तो वो बादशाह तक नहीं पहुँच पाते। तो चीज़ों को छोड़ना तो पड़ता है ना। वो गालिब का मिसरा है ना कि याद माजी अजाब है यार। आपने कितनी प्यारी बात की अली कि अभी तक हम सिर्फ सिचुएशंस, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, लेकिन उस सिचुएशन से निकलने के बाद उस एक्सपीरियंस को आप क्या मायने देते हैं और उसकी याद को किस तरह पीछे छोड़ें कि भाई ये नहीं हो सकता। अब जैसे फ़तेह मक्का का भी वाक़या है, अगर सिर्फ याद ये रखा जाता है कि कुरैश वालों ने या मक्का वालों ने कितने मजालिम किए तो बदले की एक टेंडेंसी आती, लेकिन उस चीज़ को लेट गो किया, उस चीज़ को कहा कि नहीं, आइए एक नया चैप्टर लिखते हैं। देखें, ज़िंदगी में ना माँ बाप से बढ़कर कोई रिलेशन नहीं होता। तो ज़ाहिर है हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है कि जिस वक्त उसके माँ बाप जुदा हो जाते हैं और प्यारे होते हैं वो। तो अगर ये निज़ाम होता तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आप जो है वो मरने वालों के साथ नहीं मरते हैं, वहाँ भी आप अपना, लेकिन क्या गम ख़त्म हो जाता है? वो गम तो सारी ज़िंदगी रहता है। लेकिन ये है कि आप, अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह से रखा है, इस कायनात को इस तरह से तख्लीक किया है उसने। और हमारा मज़हब भी ये कहता है कि आप ना माजी में रहें ना आप मुस्तकबिल में रहें, बल्कि हाल में रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी से आप सबक नहीं लें, जो एक्सपीरियंस किया है आपने उससे बिल्कुल सबक लें और उस हाल को जो है बेहतर करें, मुस्तकबिल को बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही चीज़ हमारा अगर आपके पास लेके आऊँ, जब लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं, जब कोई रिश्ता ख़त्म कर रहे होते हैं, जब कोई मुश्किल फ़ैसला ले रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है वो लेट नाइट कॉल कर लेते हैं आरजे को, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई सुनने वाला, और आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, आप सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दिन भर अगर आपने अपने इर्द गिर्द एक किला भी बनाया हुआ है ना, रात को वो बेचारा मेल्ट हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि क्या नोटिस किया आपने, लोग किस किस्म के सवालों से, किस किस्म के स्टेट ऑफ माइंड से उस वक्त गुजर रहे होते हैं? देखें, पहला तो ये कि मेरा जो शो होता है, मैं पहले अपने बारे में बता दूँ कि मैं एंटरटेनमेंट शोज़ करती हूँ। सही। और हम टॉपिक्स रखते हैं, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स भी होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिनमें हम लोगों के बारे में भी पूछते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। कुछ लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशंस में रह रहे हैं, कुछ कैसी ज़िंदगी सरवाइव कर रहे हैं, वो अपने रिश्तों को ही हमसे जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है उसमें आप उनको ट्रिगर भी करते हैं ना, आप कोई ऐसा नगमा गाना बजा देते हैं कि उनके सारे बेचारे दुख दर्द पिछले सारे हरे हो जाते हैं। उनको याद आ जाता है, यार ये गाना तो मैंने फलाने के साथ सुना था, उस दिन चाय पकौड़े खाए थे। फ़र्क ये जो गानों से और चीज़ों से हम ट्रिगर हो जाते हैं, बल्कि कोई अगर रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे होते हैं, हमें अपने टॉक्सिक एक्स भी अच्छे लगने लग जाते हैं। इसका क्या किया जाए? सजा मजे की बात करिए कि गाने तो छोड़िए, वो वाला परफ्यूम जो आपने उन दिनों लगाया था, हाय तोड़ दो ये शीशियां। चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो गाना, वो कलर के कपड़े हो, चाहे वो खुशबू हो, उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एसोसिएटेड मेमोरीज होती हैं जिनको आप एक एक्सपीरियंस करना will bring back all the traumatic experiences। अब डिपेंड करता है वो ट्रॉमा था आपके लिए या प्लेजेंट मेमोरीज थी वो आपके लिए, but it does come back to you। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि तभी बहुत सारे थेरेपिस्ट पहले तो कहते हैं भाईजान जहन, दिमाग, दिल, इसको क्लीन अप करना है तो फिजिकल एनवायरनमेंट को क्लीन अप करो। थिंग्स दैट रिमाइंड यू ऑफ समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम, चाहे वो कोई रिश्ता हो, सिचुएशन हो, घर हो, चीज़ हो, उसको पहले ज़रा काट कबाड़ को निकालें। और अंग्रेज़ तो मैंने देखा है उसका बॉन फायर ही कर देते हैं, यानी पुरानी तस्वीरें, स्वेटर, सब चीज़ें जला देते हैं। आप क्या रेकमेंड करती हैं? More than the physical things in the outer world, external world, it's also very important to burn those emotions as well। एक एक्टिविटी हम करवाते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, प्लीज घर मत जलाइएगा, लेकिन आप पेपर पे अपने सारे अपने सारे वो नेगेटिव इमोशंस और अपने सारे वो मेमोरीज यू कैन पुट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट टीयर इट ऑफ एंड पुट इट इन द फायर, बिकॉज चूल्हे पे जला लेंगे, बिकॉज इट डज हैव अ पावर टू हेल्प यू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर होल्डिंग यू बैक। और एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगी कि हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी चीज़ को भुलाना हो या किसी इवेंट को या किसी इंसान को भुलाना हो तो हम ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं, बोलते हैं कि उसके बारे में नहीं सोचो। डू नॉट
डू नॉट थिंक अबाउट द पर्सन, डू नॉट गो टू द प्लेसेस, तो आप बेसिकली ब्रेन तो डू नॉट को देखता ही नहीं है ना। आपको अपने आपको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना है। यू नीड टू बी बिजी इन डूइंग समथिंग, जिसको बिहेवियर एक्टिवेशन कहते हैं। जब तक आप अपने आप को किसी और चीज में बिजी नहीं करेंगे, योर माइंड विल प्ले गेम्स एंड विल गो बैक व्हाट यू आर स्टॉपिंग फ्रॉम। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ना यहाँ पे जब हम यादों की बात कर रहे हैं ना, ख्वाब की भी बात करना चाहूँगी। समटाइम्स यू हैव अ सर्टन ड्रीम जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। और अली, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी क्योंकि कई प्रोफेशनल कॉलेजेस, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को आपने बचपन से ख्वाब दिखाया है और वो ख़ुद भी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है। ये बच्चे जब 12 कोशिश और मेहनत के बावजूद एंट्रेंस टेस्ट में रिजेक्ट होते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इमेजिन कि यार मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 4 अटैम्प्ट्स की, 3 अटैम्प्ट्स की, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ, या आई डिडंट गेट द मार्क्स दैट आई रिक्वायर्ड। ऐसे बच्चों को जब लेट गो करना होता है, बिकॉज उम्र बहुत कच्ची है, जहन बहुत कच्चा है, आप क्या मशवरा देते हैं? सिद्रा, मैं उस दौर का हूँ जिस वक्त नए नए प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे जी, और मैं डिबेटर था, तो बड़ा शौक़ था कि जी मीडिया के ऊपर अपीयरेंस हो। हाँ। और पहले सिर्फ पीटीवी होता था, तो शायद आपको भी याद हो कि पीटीवी के ऊपर क्या हाल होता था। और फिर उसके बाद प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए, तो मैंने कितने लोगों को ऐसे टूटते हुए देखा है, ना जिनकी आवाज़ थी, ना जिनकी के पास नॉलेज थी, ना वो कैमरा फेस कर सकते थे। सही। लेकिन उनका दिल ये था कि जी उन्होंने मीडिया के ऊपर आना है, एंकर बनना है, न्यूज़ कास्टर्स बनना है। बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपके लिए नहीं होती हैं, आपको समझना चाहिए, हर काम आपके लिए नहीं है, तो आपको उसको छोड़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और अल्लाह ताला की भी बाज़ औक़ात हम तो बिलीव करते हैं ना कि मसलहत होती है, ज़रूरी नहीं है कि जिस काम में आपको हाँ, ये भी हो सकता है कि आप में टैलेंट हो भी जी, लेकिन सर्कमस्टांसेस, हालात आपको उस तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, अभी शायद वो वक्त नहीं है आपके लिए, वो हो सकता है आगे बढ़कर आपके लिए वो कामयाबियाँ हों। हर चीज़ की एक एज होती है। तो अभी फ़रा की बात से मुझे याद आया, वो फिल्म का सीन याद आ गया कि जिसमें वो पिक्चर जो है वो जला के जो है वो फ्लश कर देते हैं। तो ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह की, मैं आपको बताऊँ, मुझे एक लाइन कभी नहीं भूलेगी कि आई डोंट नो कौन सी मैं स्टोरी पढ़ रही थी, लेकिन हम सब इस दौर से गुजरे हैं कि आई रियली वांटेड टू, मेरी टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें से 3 में से मुझे आई डिड नॉट गेट एक्सेप्टेड। तो मुझे याद है कि मैं एक कहानी पढ़ी थी, तो उसने कहा कि वो जब रिप्लाई आता है, जब आप पहले ज़माने में एनवेलप्स आते थे, ईमेल भी आती थी लेकिन वो आपको फॉर्मली रिप्लाई करते थे, तो जब आप सिलेक्ट हो जाते थे तो वो एक पलंदा भेजते थे कि अब आपने ये लिख के भेजना है, ये करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब आप रिजेक्ट होते थे ना, तो वो बहुत ही एक पतला सा कागज़ होता था जिसके अंदर बस एक उन्होंने 70 का 2 सतर का जवाब कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं लेकिन अभी हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसको कहते थे पेनफुली लाइट, यानी वो तकलीफ़ दे हद तक हल्का सा लिफाफा होता था जिसको देखकर ही, यानी उसको देखकर ही आपको पता होता था कि इसके अंदर की इबारत क्या है। सो आई थिंक वी ऑल हैव हैड टू लेट गो ऑफ ड्रीम्स, और फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में आगे आपको बताया होता है कि आपको उससे बेहतर मिलेगा या और बेहतर चीज़ की तरफ आप चले जाएंगे, और वो जो आपने तकलीफ़ या नुकसान उठाया होता है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं होती है। आज बड़े ही अहम मौजू यानी लेटिंग गो पे बात हो रही है। ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को, सिचुएशंस को पीछे छोड़ना आसान नहीं होता। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की, यानी जहाँ पे आपका मेंटल और आपकी इमोशनल दुनिया अफेक्ट हो रही हो और आपसे कुर्बानी या तवक्को ये है कि आप उस रिश्ते को या तो निभाएं या फिर चलाएं या उसके मसाइल को आप हल करने की कोशिश करें। अच्छा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आई डोंट ब्लेम पीपल, हो सकता है 2 इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे बहुत अच्छे हों लेकिन आपस में उनकी नहीं बन पा रही है और अपनी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जो आपसी मसाइल हैं वो उसको हल नहीं कर पा रहे हो। हमारा ऐसी सिचुएशन में जब आपको लेट गो करना पड़ता है तो दिलो दिमाग में एक जंग होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्स को पसंद भी करते हैं, उसकी अच्छाइयों को भी जानते हैं, उसकी कमियों को भी जानते हैं। हमारे यहाँ जैसे अगर शादी की बात की जाए स्पेसिफ़िकली, तो हमारे यहाँ एक माशरती, एक कल्चरल भी हमारा उसके ऊपर दबाव है कि नहीं भाई जैसी भी है उसको निभाओ। आप क्या बिलीव करती हैं और इस तरह की टॉक्सिक सिचुएशन को कैसे लेट गो किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि आप अपने फ़ैसले ना खुद लें। जैसे हमारे माशरे में ना हम पे थोप दिया जाता है कि अगर पेरेंट्स हैं तो वो जहाँ उनकी मर्ज़ी है वहाँ शादी करवाना चाहते हैं कि आप वहाँ रहें, आप मर्ज़ी जाने ना कि बेटी क्या चाहती है, आया कि बेटा क्या चाहता है, वो साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। क्योंकि जब 2 लोग ज़बरदस्ती के रिश्ते में साथ रह रहे होते हैं तो वो साथ फिर चला नहीं सकते उस रिश्ते को, या तो घसीट रहे होते हैं। तो सोच एक दूसरे की अलग होती है एक दूसरे से। पहले तो या तो मिल लें, आपस में बात कर लें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, क्योंकि देखें खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों में होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर इस इक्वेशन में बच्चे हों
तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। लोग कहते हैं कि आप बेशक रिश्ते को घसीट ही क्यों ना रहे हो, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों के लिए आप कोशिश करें कि आप निभा लें। मुझे लगता है कि रिश्ता निभाया ही जाता है, ये कोई लगेज या बैग थोड़ी है उसको घसीटते रहेंगे अपने पीछे, या तो हाँ है या तो ना है। सही। या तो आप उसमें उसको लेके चलें या तो उसे ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर बच्चे होते हैं तो देखें फिर बच्चे सफ़र करते हैं ना आपके, क्योंकि अगर सिचुएशन यहाँ आ जाए कि आप लोगों ने अलग होना है तो फिर बच्चा किसके पास रहेगा, वहाँ पे बच्चा सफ़र करता है, मेंटल उसकी जो हेल्थ है उस पर असर होता है, वो फिज़िकली बीमार होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके से वो इस तरीके का शिकार हो जाता है। अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है और कई दफ़ा हमने इस मौजू पे बड़ी डेडिकेटेड कॉन्वर्जेसन भी की है फ़रा, डिस्पाइट द टाइम दैट हैज़ बिन इन्वेस्टेड, जब रिश्ता नहीं चल पा रहा होता, लाइक वी दिस इज़ बिकम अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन के लोग 10, 15, 20 साल की शादियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इस वक्त तो आप लेट गो, या तो अपनी ग्रीवियंसेस को लेट गो कर लें या तो अपने इश्यूज़ को लेट गो कर लें, लेकिन क्या वजह है कि वो इश्यूज़ इतने वेल ग्रेन्ड होते हैं कि आप रिश्ते को लेट गो कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ओ फ़रा हमसे डिस्कनेक्ट हो गई। अगर अली यही सवाल मैं आपसे करूं, लॉन्ग टर्म मैरिजेस जिन्होंने एक ज़िंदगी पूरी, फ़रा इज़ बैक, फ़रा कैन यू आंसर दैट सवाल? जी बताइए। जी, मैंने वहाँ तक सुना था आपका कि वो क्या इश्यूज होते हैं कि इतनी लंबी रिलेशनशिप के बावजूद दे पार्ट वेज, इज दैट राइट? यस या सो आई टेल यू समथिंग सिद्रा, दैट ऑल थ्रू द ड्यूरेशन जब भी उन्होंने अपनी शादी को चलाने की कोशिश की है, दे हैव बीन पुटिंग एफर्ट्स एंड वेटिंग फॉर सम टाइम वेयर दे कुड पार्ट वेज। तो उनका जो माइंडसेट होता है ना, दैट्स नॉट टू इन्वेस्ट टाइम एंड देयर इज नो एग्जिट डोर। उनका जो टाइम स्पेंड हो रहा था कि बस ये जिम्मेदारियां हो जाए एंड देन आई एम आउट ऑफ इट। आप समझ रहे हो कि माइंडसेट डिफरेंस क्या होता है? व्हेन यू, शादी इज लाइक अ प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप इज लाइक अ प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स ऑन एवरी सिंगल डे डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि जी मैंने आज एफर्ट डाल दिया और अगले 3 महीने के लिए आई डोंट हैव टू पुट दैट एफर्ट। टॉलरेंस, परसिवियरेंस, ये सब चीजें आर रिक्वायर्ड और डेली रेगुलर बेसिस। अगर कोई 30 साल के बाद या 25 साल के बाद अलग हो रहा है, नंबर 1, देयर थ्रेशोल्ड फॉर टॉलरेंस हैज सरपास्ड। They could not take it. Number 2, they're off the responsibilities. जो चीज़ें उनको रोक के रखे हुए होती है ना रिश्ते में, अब वो बाकी नहीं बचा। बिल्कुल सही है। अच्छा, और मुझे बताएं कि अगर जैकल एंड हाइड वाली सिचुएशन हो, कई दफ़ा आप देखें लोग रिश्ते में बड़ी लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, इनके आपस के डिफरेंसेस हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे होते, लेकिन जब वो मौका आता है ना कि यार मुझे बस अब लेट गो करना है, नाउ आई हैव टू आइदर साइन द पेपर, फाइल द डिवोर्स, वॉक अवे, वॉक आउट, उस लम्हे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर वो रीसेट हो जाता है दोबारा साइकिल। वो उस उम्मीद के साथ तो करते हैं कि यार हम अपने डिफरेंसेस को निभा पाएंगे या उसको चलो ख़त्म कर लेंगे, लेकिन दे आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। क्या इसकी वजह से भी हम वक्त लूज़ कर रहे होते हैं? सो बेसिकली व्हेन आप एक पौधा भी रखते हो ना सिद्रा, तो आप उससे अटैचमेंट हो जाते हैं। सही। आप रोज सुबह उठ के देखते हो कि यहाँ पे रखा हुआ था, आप एक पेट रखते हो, चिड़िया का बच्चा भी रखते हो, उससे अटैचमेंट हो जाती है। हाँ। तो वो जो खौफ होता है ना ऑफ हाउ विल आई सर्वाइव, व्हाट विल हैपन टू मी व्हेन आई एम आउट द रिलेशनशिप, कहीं कहीं वो भी आपको डगमगाता है। बट आई टेल यू समथिंग, इन अ रिलेशनशिप द बिगेस्ट चैलेंज इज कि वी आर विद द माइंडसेट कि हमने कॉम्पीट करना, वी आर नॉट हियर टू कॉम्पीट, वी आर हियर टू कॉम्प्लीमेंट। आसान हो जाएंगी चीजें। वी आर नॉट हियर टू फोकस ऑन द डिफरेंसेस, वी आर हियर टू फोकस हाउ कैन आई एक्सेप्ट that the person is different and how does he complement me and my strengths. And if you cannot accept, अगर आपके बुनियादी मसाइल मौजूद हैं जिसमें आप फुली तौर पर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, then you are just delaying the inevitable, then you are just dragging your pain, और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे आपने कहा अटैचमेंट बढ़ेगी और आपकी तकलीफ भी बढ़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक अगैन। हमने लाइफ की मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस को यहाँ पे डिस्कस किया, विल डिस्कस मोर। अच्छा, हमने मुख्तलिफ सिचुएशंस की जहाँ पे आपको बड़े इरादे के साथ, फ़ैसले के साथ आपको सिचुएशंस को पीछे छोड़ना होता है, लेकिन मैं कह रही थी जैसे कि कई दफ़ा ये चीज़ें बड़ी आनन फानन होती हैं और कुदरत आपके लिए फ़ैसला ले लेती है। या तो आपका पार्टनर बग़ैर आपको कॉन्फिडेंस में लिए आपको छोड़कर चला जाता है, या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, दे से दैट यू विल नेवर रियली पिन पॉइंटेडली, आपको बड़े बाद में आगे जाके ख्याल आएगा, लेकिन आपका आखिरी मुलाकात कब किससे थी, यू नेवर रियली नो दैट। सो कुदरत जब आपके लिए फ़ैसले लेती है उसमें एक बड़ी हकीकत यकीनन डेथ है, यानी ज़िंदगी का ही ख़त्म हो जाना।
अली ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग अगर किसी प्यारे की तकलीफ़ से आगाह हों, यानी अगर तो उनकी कोई लिंगरिंग बीमारी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटली आप थोड़े बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं कि अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता नाउ दिस पर्सन इज़ लीविंग मी। समटाइम्स डेथ कम्स सो सडनली, यानी कोई हादसा हो जाता है या आनन फानन चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि घर वालों के लिए जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए उस चीज़ को प्रोसेस करना और उसको लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट वुड यू से? सिद्रा, मेरी वालदा का जो इंतकाल हुआ वो आई वॉज 7 years old, तो अर्ली एज में इंतकाल उनका हो गया था। तो बड़ा मुश्किल काम था उस एज में, माँ की ज़रूरत होती है आपको उस ट्रामा से निकलना। लेकिन आपके जो सिबलिंग्स थे उन्होंने, फिर मेरे फादर ने, उन्होंने रफ्ता रफ्ता उस चीज़ से निकाला। तो आप सही कह रही हैं। अब फादर की मेरी 2017 में डेथ हुई है, तो उस वक्त वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी कि आपने एक अरसा गुजार लिया था चीज़ें, तो उनकी पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। वालदा के साथ उस तरह की मेमोरीज़ नहीं बिल्ड हो पाई। मुझे बताएं कि उस वक्त एक 7 साल के बच्चे को अली बताया क्या गया था कि आपकी मदर से, और आप सबसे यंगेस्ट है अपनी फैमिली में, बहुत अटैचमेंट होगी, तो जब वो अचानक से आपके सामने नहीं हैं, आप उनको पुकार रहे हैं और वो नहीं है, तो आपको बताया क्या गया था? नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्या हुआ है। वो तो बाद में अंदाज़ा हुआ, मतलब कि क्या आपके ऊपर बीत गई है। तो उस वक्त आइडिया ही नहीं था और ना कुछ बताया गया था। बताया? डू यू रिमेंबर हर फ्यूनरल? आप फ्यूनरल में जी, मुझे कुछ जो है ना वो मेमोरीज़ हैं। एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। लेकिन बस ये देख रहा था कि घर में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हर कोई जो है वो आपको उसको पैम्पर करने की कोशिश कर रहा होता है, इवन नेबर्स, रिलेटिव्स, एवरीवन। तो वो मेमोरीज़ हैं। बट ज़ाहिर है वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था। और फिर रफ्ता रफ्ता जैसे एज बढ़ी, तो जब जो फ्रेंड्स होते थे मुख्तलिफ स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जब वो बात करते थे अपने पेरेंट्स की, ख़ास तौर पे मदर की बात करते थे, तो हमेशा वो एक कमी आपको महसूस होती थी। तो जो स्टिल होती है, बहुत सी आप चीज़ें होती हैं ना, जब आप तरक्की हासिल करते हैं, कोई अचीवमेंट होती है। यू नो, दिस टॉपिक मेक्स मी सो इमोशनल। अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया उनके सरों पे सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको गरीक़े रहमत करे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि देखें, वो लम्हा आप उसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने वालिदैन को खोते हैं, आप अपने बचपन, अपनी ज़ात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने वालिदैन के साथ रुखसत कर देते हैं। फ़रा, इससे डील करने का कुछ तरीका बताएं, यानी इस ग्रीफ को प्रोसेस कैसे करें। और एज के मुख्तलिफ, यानी एक छोटा बच्चा है जिसने अपनी वालदा को खोया है, या किसी भी एज में अगर आप अपने वालिदैन या किसी भी अहम रिश्ते को खोते हैं एंड यू आर फोर्स्ड टू लेट गो, तो क्या करें? सदरा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपका, and we see people coming with this trauma to our clinics. Let me tell you something. अच्छा फ़रा, एक दफ़ा फिर मैं ये सवाल आपसे कर लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि अब जबकि हम वी आर बैक ऑन एयर, कि बहुत मुश्किल होता है अपने वालिदैन को दुनिया से जब वो रुखसत होते हैं, क्योंकि ये वो लेटिंग गो है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अगर एक छोटी उम्र में आपके साथ ये सानहा हो रहा है और उसके बाद अगर एक मैच्योर उम्र में हो रहा है, दोनों औकात में इसको प्रोसेस कैसे करें? हाउ डू यू प्रिपेयर टू लेट गो? It's a very difficult situation and a question, to be honest with you. In fact, क्लिनिक में भी जब ये क्लाइंट्स आते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उनको हैंडल करना। जी। अगर बच्चा है तो बच्चे के तो कॉग्निटिव लेवल्स, उसके थॉट प्रोसेसेस इतने एडवांस्ड नहीं है कि वो प्रोसेस कर सके इतने बड़े लॉस को, तब रोल प्ले करता है। इनफैक्ट चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो, ये लॉस इररिप्लेसेबल है। वो कमी हमेशा आपके जहन में रहती है। वहाँ पर रोल प्ले होता है हमारी सराउंडिंग का, हमारे सपोर्ट सिस्टम्स का। पहली चीज़, प्लीज़ ग्रीफ को प्रोसेस होने दें। नहीं स्ट्रॉन्ग बनो, नहीं अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अरे तुम लड़कियों के रो रहे हो, क्यों लड़कों के इमोशंस नहीं होते या उनको हर्ट फील नहीं होता? सो नंबर 1, ग्रीफ इज नॉट बैड, लेट इट बी प्रोसेस्ड। कुछ का 2 महीने का पीरियड होता है, कुछ का 2 साल का पीरियड होता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपका लव्ड वन जब जा रहा है, उनकी डेथ हो गई है, सो हम हमेशा ये बोलते हैं दैट व्हेन यू लूज देम, दैट्स व्हेन यू बिकम देयर आइडेंटिटी फॉर गुड थिंग्स। सत्ता जाएगी, आपका दिल भी मुतमईन होता है और आप वो काम करते हुए यू फील कनेक्टेड विद द पर्सन हु इज गॉन, आपका फादर, और आप प्राइड फील करते हैं, मेरे अब्बू ये करते थे, पता है। एंड लेट देम टॉक मोर अबाउट इट। उससे आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है, आपका ग्रीफ कम होता है, आपकी सैडनेस जो है वो सबसाइड होती है, एंड डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। वरना वी हैव सीन पीपल, माँ बाप के मरने के बाद उनकी जॉब छूट जाती हैं, उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उनकी मंगनियाँ टूट जाती हैं, बिकॉज दे जस्ट नॉट एबल टू होल्ड देमसेल्व्स। बिल्कुल सही। फ़रा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क करना चाहूँगी कि
कहीं ना कहीं क्योंकि पेरेंट्स बुजुर्गी की तरफ जा रहे होते हैं, फ्रैजिल हो रहे होते हैं, हो सकता है कोई कोमॉर्बिड्स बीमारियां वगैरह, तो आपको कहीं ना कहीं क्लोजर मिलता है। मुझे बताएं, आई एम नोटिसिंग अ लॉट ऑफ यंग डेथ्स। पेरेंट्स को भी कभी कभार इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि जवान औलाद चली जाती है, या फिर बच्चे के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे, अभी अभी शादी हुई, पार्टनर चला गया, ऐसी सिचुएशन में कैसे लेट गो करें? स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए सदरा बहुत मुश्किल है, बिकॉज एवरी सिंगल डे दे वर लिविंग फॉर देयर चिल्ड्रन एंड नाउ द पर्सन इज गॉन, राइट? आई टेल यू समथिंग, वहां पर आता है हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव दैट हमारे मजहब ने ना हम लोगों को इस चीज पे ईमान क्यों बोलता है दिन में 3 दफा अपनी मौत को याद करो। And to be very honest with you, कहीं लगता है that we've forgotten that aspect, because psychology in Islamic perspective helps us understand that few things are realities. मेरा बेटा है 10 साल का, आपके साथ शेयर करूंगी, मेरी नानी के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी। लास्ट रमजान ईद हम वहीं पर ही थे, उनकी डेथ हुई हमारे आने के यहाँ 2 महीने के बाद। We were crying like crazy, क्योंकि मैं उनका funeral अटेंड नहीं कर सकती। मेरा बेटा मुझे कहता है, Ummi, aren't we Muslims? If we are Muslims, why we are not happy that one day we all will be together? बिल्कुल। अब आपका जो तवक्कुल है ना, वो बड़ा, आपको मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी सिचुएशंस की बात की है, लेकिन ये तवक्कुल कि अल्लाह ने इसमें कोई मसलहत होगी, कोई बेहतरी होगी, अपना फ़ैसला लेते हुए जब आप फ़ैसला ले रहे हैं और आप बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, कई दफ़ा कुदरत आपके लिए फ़ैसले ले रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे योर तवक्कुल एंड योर फेथ इज़ बीइंग टेस्टेड। हमारा, मुझे बताइए कि जब आपके पास कोई भी आपका दोस्त आए और वो इस तरह की मुश्किल में हो, बैक एंड फोर्थ हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा कि लेट गो करे या ट्राई हार्ड करे, यानी कई दफ़ा हम अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी ले लेते हैं ना कि अच्छा अगर हम और मेहनत करें तो शायद ये सिचुएशन सही हो सकती है, शायद ये सिनेरियो बेहतर हो सकता है। आप क्या मशवरा देती हैं? देखिए, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे ना, कि आप उसे समझा सकते हैं, आप ख़ुद उसके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, उसको पॉजिटिवली कह सकते हैं कि ठीक है, जाने दो, भूल जाओ चीज़ों को। लेकिन वो देखें, आप अगर जितना भी समझाएं, एक अगर साइकोलॉजिस्ट भी जितना भी समझा ले, कुछ भी कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि जो थॉट आपके दिमाग में है या जिस ट्रॉमा से आप गुजरे हैं उसे आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल। या बस कह देते हैं कि हम चलें ठीक है, आप काम में बिज़ी हो गए, वर्कलोड ज़्यादा हो गया, लेकिन कभी तो आप सोचेंगे ना। अच्छा, ये जब लेट गो का फ़ैसला नहीं ले पा रहे तो 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, आपके जहन में है कि एक सिचुएशन का, इस शख्स का एक पोटेंशियल है जो आइडियल है, यू नो, कि अगर हमारी लड़ाई ना हो, अगर चीज़ें सब कुछ सही हो तो ऐसे होगा, लेकिन आपको रियलिटी कुछ और दिख रही है। अली, अगर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिसके अंदर आप बार बार उसी तरह की सिमिलर इश्यूज़ पे लड़ रहे हैं, बार बार टॉक्सिक पैटर्न सामने आ रहे हैं और कोशिश के बावजूद चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो पैटर्न को ट्रस्ट करें या होप को ट्रस्ट करें? आप क्या मशवरा देते हैं? सिद्रा, आप जानती हैं मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन सेक्टर से जी, तो हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि जो बच्चे कोई प्रॉब्लमेटिक होते हैं जी, जब उसकी जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, जब वो उसको असिस्ट करते हैं तो रीज़न कहीं ना कहीं नज़र आता है ब्रोकन फैमिली का। सही। तो अभी जो बात हो रही थी ना कि अब जब आपकी मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं तो बच्चों का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से अपने रिलेशंस को रीबिल्ड कर लें, लेकिन बच्चे उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते। सही। तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं समझता हूँ कि पहले आप शादी करने से स्पेशली पहले आप अपने हर तरह से देखें मियाँ बीवी जो हैं, जो होने वाले मियाँ बीवी हैं, और अगर उनको लगता है कि जी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो फिर उसके बाद उस रिलेशन को वो बिल्ड करें। और इन केस अगर नहीं बन पा रहा तो कोशिश करें कि अगर 19-20 है तो चला लिया जाए। लेकिन मैं कभी भी ये भी नहीं कहूँगा कि जी आपकी निभ ही नहीं रही है लेकिन आप उसको जो है वो लेके चलें, क्योंकि फिर उस सूरत में ये होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर हो जाता है। जाते हैं। अगर आप कुर्बानी देंगे भी या बर्दाश्त करेंगे भी तो आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तल्ख होते चले जाएंगे। आई विश वी हैड मोर टाइम अली, बट दिस इज़ ब्रिलियंट एडवाइस, थैंक यू वेरी मच। हमारा आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़राह, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग लेटिंग गो डिफ़िकल्ट, आई होप कि आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो आपको मदद करेगी। इसके अलावा आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।